and 40,000 respectively. इट वाज एग्रीड, ये मैंने कहा कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो आपकी एसेट्स की वैल्यू जो 5 लाख है और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो है वो 40,000 है। शुरू में आपके एसेट्स का नाम लिखा हुआ है, पहले एसेट्स का है तो पहले वाली अमाउंट एसेट्स की है, बाद वाली अमाउंट लाइबिलिटीज की है, वो है 40,000। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन वुड बी सेटल्ड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच बाय हैदर लिमिटेड। आपने जो है डिबेंचर इशू किए हैं, कितने आपने, जो परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन मींस कि कितनी रकम आपने अदा करनी है, वो देखा जाएगा कि आपका मामला जो होता है कितने में हुआ है, कितने में आपका मामला तय हुआ है, कितने में आपका सौदा हुआ है जो आपने पेमेंट करनी है उसकी। तो 5 लाख आपने जो अमाउंट पे करनी तो उसमें 40,000 रुपया तो आपकी लाइबिलिटीज है, तो एसेट्स की वैल्यू है 5 लाख, 40,000 लाइबिलिटीज है, तो रिमेनिंग आपका जो अमाउंट होगी वो आपका कैपिटल होगा। अब उस कैपिटल के बदले आपने कितनी अमाउंट पे करनी है, आपने डिबेंचर इश्यू करने हैं 10% डिबेंचर, किसी भी चीज का 10% नहीं लेना, ये आपके इंटरेस्ट रेट होता है तो इंटरेस्ट नहीं साथ कैलकुलेट करना, ये आपके नेट वेंचर नहीं है। 100 each by Heather Limited. Pass the journal into if the debentures purchase consideration was first. ए में लिखा हुआ है आपका कि फॉर 60,000 4,60,000 रुपया पे करना है। सेकंड में लिखा हुआ है आपने 4,80,000 रुपया अगर पे करें, और थर्ड आपका सी के से 4,30,000 रुपया पे करना है। मींस के जो आपने एसेट परचेज की है उसके बदले आपने लाइबिलिटीज भी जो है वो भी आपके पास आ गई हैं, वो भी अब आपकी लाइबिलिटीज आपने अदा करनी है। एसेट्स में से लाइबिलिटीज निकालने के बाद जो बाकी अमाउंट होगी वो आपने पे करनी है, तो वो 4,60,000 रुपया है। उसके बाद आपका 4,80,000 है वो परचेज कंसिडरेशन में है, दूसरी अमाउंट जो आपने 4,80,000 रुपया पे करनी है, और तीसरी आपने 4,30,000 रुपया पे करनी है। सोल्यूशन पे आएंगे जब हम, तो पहला सोल्यूशन ए केस में हम देखेंगे कि जहां पे आपकी जो परचेज कंसिडरेशन है वो है आपकी 4,60,000, 4,60,000, आपने 4,60,000 रुपया पे करना है। बच्चों ये जो अमाउंट होती है परचेज कंसिडरेशन, ये आपका उस पर्सन का जो कैपिटल होता है जिससे आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं। और कैपिटल आपको कैसे पता चलेगा, जो भी आपके एसेट्स होंगे, एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज जो होंगी वो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपके पास वो कैपिटल आएगा उसका। बाद का आप पूरी अमाउंट उसको पे करते हैं, कभी आपको ज्यादा रकम भी अदा करनी पड़ती है और कभी आप जो है उससे कम अमाउंट पे आपको वो चीज जो है मिल जाती है। ज्यादा सूरत में आप पे करते हैं जब आपको पता हो कि इस बिजनेस की गुडविल भी है, कुछ साख भी है, तो सूरत में ज्यादा भी आप पे करने पे तैयार हो जाते हैं। जब ये दूसरा इसका आएगा उसमें एग्जांपल के साथ मैं क्लियर करूंगा। तो थर्ड आपका ये हो सकता है केस कि अगर कोई मजबूरी की हालत में वो चीज बिजनेस को शेयर करना चाह रहा है, या फिर बिजनेस की जो रेपो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है आप, तो फिर आपने वो जल्दी में अगर आप सेल करना चाहें तो आप जितनी आपके अमाउंट बनती है उससे थोड़ी प्राइस पे भी आप सेल कर सकते हैं। तो हमारा जो एक केस है उसमें आपने 4,60,000 रुपया आपकी परचेज कंसिडरेशन है, मीन्स जो आपने अमाउंट पे करनी है वो 4,60,000 रुपया आपने पे करना है। अब इसमें शुरू में डिटेल, डेट, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट है आपके पास एसेट्स, जब आपने परचेज किए एसेट्स डेबिट हो जाएंगे 5 लाख से, और लाइबिलिटीज जो आपने आपको ट्रांसफर हुई हैं वो आपकी 40,000 से क्रेडिट होंगी। 4,00,000 जो 60,000 आपकी रिमेनिंग अमाउंट बनती है जो कि आपने पे करनी है मिस्टर राशिद को। वेंडर, वेंडर वो लोग होते हैं जिससे आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं। एसेट्स की वैल्यू अगेन देखिएगा कि आपके पास 5 लाख है, लाइबिलिटीज है आपके पास 40,000। एसेट्स में से लाइबिलिटीज जो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपकी अमाउंट जो आएगी वो आएगी 4,60,000 आएगी। हैदर लिमिटेड परचेज बिजनेस फ्रॉम राशिद, हैदर लिमिटेड ने जो बिजनेस परचेज किया राशिद से। नेक्स्ट आएगा आपका कि जब राशिद को आप डिबेंचर ये शेयर्स इशू करेंगे या डिबेंचर्स आप इशू करेंगे तो राशिद अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पे आपकी परचेज कंसिडरेशन सेम है, मीन्स आपने 4,60,000 ही पे करना है और 4,60,000 ही आप पे कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा कि आपका अमाउंट आपकी सेम आएगी, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इस सूरत में जितनी आपकी अमाउंट बनती थी आप पूरी वैल्यू के ऊपर आप एसेट और लाइबिलिटीज आपने परचेज की है, आपने आपका ना कोई इसमें कंपनी का कोई आपको आप क्लेम किया है, कोई गुडविल क्लेम किया है, और ना ही आपको कोई कैपिटल रिजर्व में जानी पड़ी है, ना थोड़ी रकम आपने पे की है। तो जो डिबेंचर आपने इशू किए हैं मिस्टर राशिद को वो 4,60,000 के हो जाएंगे। केस बी, केस बी में क्या था कि मैंने कहा था कि आपकी जो पहली एंट्री जो वो तो आपकी
जिसमें आपने 5 लाख के आपने डिवेंचर परचेज किए हैं, जो 5 लाख के आपने डिवेंचर परचेज किए हैं, 40,000 की लाइबिलिटीज हैं, उसके बदले 4,60,000 बनता है, लेकिन 4,60,000 नहीं देना आपने, 4,80,000 रुपया आप पे करेंगे। 4,80,000 अमाउंट आया जो आपने पे करनी है। तो बच्चों ये कैसे हो सकता है कि एक बिजनेस की जो वर्थ है वो बनती ही आपकी टोटल जो उसका कैपिटल बनता है वो 4,60,000 बनता है। मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि एसेट जो है 5 लाख के थे और उसके बदले जो लाइबिलिटीज है उसके वाजिबात है वो भी अब आपने ही अदा कर रहे हैं, वो है 40,000 के, तो वो निकालने के बाद उसका कैपिटल 4,60,000 बनता है। लेकिन आपके जो बिजनेस में आपके जिस पर्सन ने आपसे बिजनेस परचेज किया वो आपसे 4,80,000 का वो खरीद रहे हैं, जबकि 4,60,000 वो 20,000 रुपए ज्यादा आपको पे कर रहा है। तो क्या इसमें अक्लमंदी है कि इसमें जितनी आपकी अमाउंट बनती है उससे ज्यादा आप पे करें? पता है आपको 4,60,000 उसको हमने देना है, उसका बनता ही 4,60,000 है, लेकिन आप 4,80,000 देने के लिए तैयार है। तो ये आपकी कंडीशन कब होगी? तो बता सकते हैं कमेंट में। अच्छा बच्चों, कंडीशन ये होती है, मैं आपको आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। सपोज कि आप बाजार में एक शॉप बनाना चाह रहे हैं, बाजार में आपने एक शॉप बनानी है और वो जो शॉप बना रहे हैं उसके ऊपर आपका टोटल जो एक्सपेंस आएगा, जो टोटल आपके जो खर्चा आएगा, दुकान बनानी है, रैक बनानी है, मुकम्मल वो किराए पे ली दुकान, जितना भी शुरू में आपके एक्सपेंस आएंगे ना, फिर आपने उसके अंदर जो मटेरियल वगैरह डलवाना है, अपना गुड्स वगैरह स्टॉक लेना है, तो उसके ऊपर आपका 10 लाख रुपया खर्चा आता है। लेकिन देखिएगा सिचुएशन ये कि जिस जगह पे आप दुकान बनाने जा रहे हैं वहां पे पहले भी एक दुकान मौजूद है जो 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, पुरानी दुकान है, और उसके साथ बिल्कुल उसी तरह की आप दुकान बनाएंगे। पहले भी वो किराने की दुकान मौजूद है, आपने साथ किराना की दुकान बना ली। अब आपके पास एक ऑप्शन है, वो पर्सन जिससे आप जिसके साथ आप दुकान बना रहे हैं, बाजार में बना रहे हैं, पहले वहां पे दुकान मौजूद है, तो आपने दुकान बनानी है, लेकिन वो आपको ये ऑप्शन दे देता है कि देखिए आप नई दुकान ना बनाएं, मेरी ये दुकान है, इसके अंदर भी आपने 10 लाख रुपया लगा के नई दुकान बनानी है। मेरी दुकान किस वक्त वर्थ 10 लाख रुपया ही है, क्योंकि इसके अंदर भी वो रैक वगैरह बने हुए हैं, स्टॉक वगैरह जितना जो कुछ आपने नई दुकान में बनाना है वो सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। तो आप वो दुकान मुझसे खरीद लें, तो आप बजाय इसकी कीमत आप 10 लाख लगा के नई दुकान बनाए, आप मुझे 12 लाख रुपया पे करें, दुकान मुझसे ले लें। तो यहाँ पे अब देखना ये होगा कि आप अपनी नई दुकान बनाएंगे या जो कि 10 लाख पे बनेगी, या फिर उससे आपने दुकान परचेज कर लेनी है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए आपको मिली है, हालांकि उसकी वर्थ है 10 लाख लेकिन 12 लाख देंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका जो बिजनेसमैन है वो रैशनल है, तो वो क्या करेगा कि 10 लाख की नई दुकान नहीं बनाएगा, बल्कि शुरू में बेशक उसको ज्यादा रकम पे करनी पड़ गई है, वो 12 लाख की वो दुकान परचेज करेगा। जब वो 12 लाख की वो दुकान परचेज करेगा तो उसको फायदा क्या होगा? एक तो जो पहली दुकान है उसके रिटेन्ड कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर हैं, जो उसके साथ कस्टमर लगे हुए हैं, वही उसके पास आ जाएंगे, क्योंकि उसकी पुरानी दुकान है, 10 साल 15 साल उसकी पुरानी दुकान है, 20 साल पुरानी दुकान है। तो जो कस्टमर उससे पहले सेटिस्फाई है, उनसे चीजें खरीद रहे हैं। नॉर्मली हम लोग जो है ना, बाजार में कुछ दुकानें होती हैं, उनसे जब चीजें हम परचेज करते हैं, अगर हम सेटिस्फाई होते हैं तो हम उन्हीं से परचेज करना शुरू कर देते हैं, और उनको भी पता होता है जो शॉपकीपर है कि ये हमारे पक्के ग्राहक हैं, तो वो उसको लूज ना करें, वो हमारे साथ जो है डिस्काउंट भी करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं। तो बेहतर ये होगा कि मैं 12 लाख की बजाय 10 लाख की दुकान बनाने की बजाय 12 लाख की दुकान खरीदूं, ताकि उनके एक तो रिटेन कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे। दूसरा जो इसका फायदा होगा वो उसकी जो गुडविल होगी वो तो हमने क्लेम कर ली, वो इसकी शक्ल में, उसके जो कस्टमर है उसकी शक्ल में। दूसरा हमारी जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा, वहां पे कंपटीशन खत्म हो जाएगा। आपके सिंगल आप सेलर होंगे तो आप वो चीजें जो है वो अगर प्राइसेस आप ना भी कम करें तो आपसे लोग खरीदने के लिए तैयार होंगे। अदरवाइज अगर एक ही जगह पे एक से ज्यादा सेलर मौजूद होते हैं तो फिर वो कंपटीशन की वजह से compete करते हैं, तो प्राइसेस आपकी कम करनी पड़ती हैं आपको फिर, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जो ब्रांड नेम जो ब्रांड
प्राइस नहीं होती, कंज्यूमर प्राइस उसके ऊपर नहीं लिखी होती, तो वो आप अपनी बार्गेनिंग पावर से काम कर सकते हैं, दुकानदार अपनी मर्जी से कीमत जो है चार्ज कर सकता है। तो आपकी एक तो मार्केट उस जगह पे या उस मार्केट में, उस बाजार में आपकी मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली इस सेंस में कि आप अकेले ही होंगे वो चीज उस एरिया में सेल करने वाले, तो वही कस्टमर फिर आपके पास ही आएंगे, उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो आप ज्यादा रकम जो पे कर रहे हैं वो किस मकसद के लिए पे कर रहे हैं? 10 से 12 लाख जो पे किया वो किस लिए पे कर रहे हैं? क्योंकि उस दुकान की एक गुडविल थी जो कि आपने खरीद लिया उससे। आते हैं जी बच्चे सोल्यूशन की तरफ। तो यही चीज है, इधर भी आपकी अप्लाई होगी, ऊपर अदारे का ये आएगा, इसका जो परफॉर्मा फर्स्ट एसेट्स आपने जो परचेज किए हैं उनकी वैल्यू है 5 लाख। लाइबिलिटीज जो आपने खरीदी है वो आपके पास ट्रांसफर हुई है, खरीदेंगे नहीं बल्कि लाइबिलिटीज जो आपको ट्रांसफर होंगी उसकी वो है आपकी 40,000। मिस्टर राशिद वेंडर उसको आपने पे करना 4,80,000, जबकि आपका जो केस ए था उसमें हमने उसको पे करना था 4,60,000 जो उसका असल कैपिटल बनता था। यहाँ पे भी उसका कैपिटल देखा जाए, डेबिट साइड पे आपके पास 5 लाख है, क्रेडिट साइड पे 5,20,000 है, 5,20,000 बन रहे हैं यहाँ पे। तो आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आ रही है वो किस सूरत में आ रही है? वो आपने गुडविल चार्ज किया, आपने जो बिजनेस अपना सेल की है और उसका जो 20,000 रुपया आप ज्यादा ले रही है, उसकी वर्थ ज्यादा बना रही है, वो कह रही है कि हमारी कारोबार की एक साख है, मार्केट में इसका एक नाम बना हुआ है, उसके बदले आप उससे वो चार्ज करें तो 20,000 रुपया वो जो होगा वो आपकी गुडविल चार्ज होगी। तो वो गुडविल होगी, गुडविल उस सूरत में होगी जब आपकी क्रेडिट साइड होती है जो वो ज्यादा हो और डेबिट साइड आपकी कम हो, एसेट साइड आपकी कम हो, लाइबिलिटीज और कैपिटल वाली साइड आपकी जो है वो ज्यादा हो। तो यहाँ पे आपका 5,20,000 बनता है, डेबिट साइड पे आपका 5 लाख है, तो जो 20,000 रुपया आप फालतू दे रहे हैं, बनता तो उसका 4,60,000 था, लेकिन 4,80,000 उसको पे कर रहे हैं। जो 20,000 फालतू दे रहे हैं वो आपकी गुडविल है, वो कारोबार की गुडविल है जो कि ट्रांसफर होगी आपको। जिस तरह मैंने अपनी जो एग्जांपल थी उसमें कहा था कि 10 की बजाय 12 लाख रुपए आप पे करेंगे तो ऊपर वाला 2 लाख जो है वो गुडविल होगी। तो यहाँ पे आपका 20,000 जो है गुडविल होगी। तो इधर आएगा आपका हैदर लिमिटेड परचेज बिजनेस फ्रॉम राशिद, राशिद से इसने बिजनेस परचेज की है। नेक्स्ट आपका मिस्टर राशिद वेंडर अकाउंट, ये हो जाएगा डेबिट और 10% डिबेंचर जो है वो हो जाएंगे क्रेडिट। मिस्टर राशिद जो है वेंडर है, इसका अकाउंट आपने डेबिट कर देने 4,80,000 से, ये डेबिट हो गया, और डिबेंचर जो है आपके 10% वो क्रेडिट हो जाएंगे 4,80,000 से। मिस्टर राशिद अकाउंट डेबिट, जितनी आपने अमाउंट पे करनी थी आप उसके बदले आपने डिबेंचर को इशू कर देनी है, तो डेबिट हो गया, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। 10% डिबेंचर आर इशूड टू मिस्टर राशिद, मिस्टर राशिद को आपने 10% डिबेंचर जो है वो इशू कर दिए। बच्चों केस बी, इसमें हमारा केस ए और केस बी में जो डिफरेंस था वो सिर्फ आपने जो गुडविल चार्ज करनी थी वो गुडविल है आपकी, और उसके बाद जो आपकी परचेज कंसिडरेशन थी वो थी आपकी 4,80,000, तो 4,80,000 आपने पूरा उसको पे कर दिया। केस सी देखिएगा, केस सी में आपकी जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 4,30,000, 4,30,000 रुपए आपकी परचेज कंसिडरेशन है। अब यहाँ पे भी देखिएगा कि जो आपके एसेट्स हैं, एसेट्स की अमाउंट आपके पास है 5 लाख, और जो लाइबिलिटीज है वो है आपकी 40,000। अमाउंट जो आपकी बनती है उसका कैपिटल बनता है मिस्टर राशिद का, वो बनता है आपका 4,60,000, लेकिन 4,60,000 नहीं देंगे आप, 4,30,000, 4,30,000 जो है उसको आपने पे करना है, आपकी कंसिडरेशन है, पे परचेज कंसिडरेशन है, मींस के मामला ये तय हुआ है आपका। वो इसलिए कि अगर कोई आपका रनिंग बिजनेस है उसको आप सेल करने जा रहे हैं इस वजह से कि उसकी मैनेजमेंट आपकी जो एफिशिएंट नहीं है, तो आपकी जितना उसका कैपिटल होगा उससे लो प्राइस के ऊपर आपको वो सेल करना पड़ता है। आपका एसेट्स जो है यहाँ पे देखिएगा, उसकी लाइबिलिटीज जो एसेट्स हैं वो आपके 5 लाख हैं। आपको पता होगा कि तमाम जो स्टूडेंट उनके पास मोबाइल फोन है, आपको पता ही है कि जो इस वक्त 5 कंपनी जो है ना, सेलुलर कंपनी जो है वो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। एक है आपके पास यूफोन, वारिस, टेलीनार, जैज, और इसमें देखिएगा कि ये तमाम कंपनी जो है वो अपने अपने नाम के साथ ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले जो आपका वारिद है उसके जो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो ज्यादा होने की वजह से और उसके कस्टमर कम होने की वजह से वो अपनी मैनेजमेंट जो है वो अपने एक्सपेंसेस वो मीट नहीं कर रही थी, तो उनको सेल करना पड़ा, अपनी कंपनी को मर्ज करना पड़ा जैज में। अब दो नेटवर्क एक आवाज,
कि आपके जो जैज है उसने भारत को परचेज कर लिया है। जब वो परचेज करेंगे तो क्या होगा, जितनी उनकी वैल्यू बनती होगी उससे थोड़ी रकम उनको पे की, क्योंकि उनको पता है कि इनको मजबूरी में सेल करना है, खुद से वो मैनेज नहीं कर रही। और कंपनी जो एक डूबा हुआ बिजनेस है जो पहले लॉस में जा रहा है उसको क्यों परचेज करेंगे, इस वजह से कि उनका तो नेटवर्क पहले जा रहा है, तो उनकी वो मैनेजमेंट कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। भारत खुद से जो मैनेजमेंट कास्ट जो है वो बीयर कर रहा था, वो मैनेजमेंट कास्ट कम होगी क्योंकि पहले ही आपकी मैनेजमेंट मौजूद है जैज की। तो वो क्या करेंगे, उन्हीं जो आपके जो सर्विस ऑफिस थे उन्हीं में वो अपने भारत के जो कस्टमर्स हैं उनको भी वो डील कर लेंगे, तो भारत की जो मैनेजमेंट है वो फारूक हो जाएगी, तो आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो ये जैज के लिए तो पॉसिबल था क्योंकि उनके अपने कस्टमर, दूसरा क्या उनको फायदा क्या हुआ कि बेशक उनके थोड़े कस्टमर थे वो कस्टमर उनकी तरफ जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं। तो यहाँ पे उस सूरत में होता है कि जब आपका बिजनेस जो है वो सही ना चल रहा हो, लॉस में जा रहा हो, या उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं है, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, अब लो प्राइस, जितनी आपका कैपिटल बन रहा होता है, जितनी बिजनेस की वर्थ होती है, बिजनेस की वर्थ क्या होती है कि एसेट्स में से आप लायबिलिटीज माइनस करें, रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो आपकी वर्थ है, वो आपके बिजनेस की वर्थ है, वो आपका कैपिटल है, वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है बिजनेस की, आप उससे कम प्राइस पे सेल कर देते हैं। एसेट्स आपके पास केस सी में वो आपके 5 लाख वही है, लाइबिलिटीज जो है वो कितनी आपकी 40,000 की है, और राशिद को कैपिटल हम पे करेंगे 4,30,000। अब नोटिस कीजिएगा बच्चों कि हमने जो केस ए देखा था उसमें देखा था हमने एसेट्स जो है आपके पास 4 लाख 5 लाख है, 5 लाख में से 40,000 जो लाइबिलिटीज है वो निकालने के बाद बाकी बनता था 4,60,000। हम 4,60,000 पे नहीं करेंगे, बल्कि हम पे करेंगे उनको कितना, 4,30,000। हम 30,000 रुपया कम पे करेंगे, 4,60,000 के बजाय 4,30,000 रुपया हम उनको पे करेंगे, और जो 30,000 रुपया हमने कम पे किया ये आपका क्या होगा, कैपिटल रिजर्व होगा। अच्छा बच्चों ये दो लफ्ज होते हैं, आगे पीछे नहीं करेंगे। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है आपका कोई भी प्रॉफिट या कोई भी आपकी इनकम जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से हट के हो वो कैपिटल रिजर्व होगा। कोई भी ऑपरेशन जो आपके बिजनेस के नॉर्मल प्रैक्टिस होती है उससे हट के होगी वो आपका कैपिटल रिजर्व होगा। और रिजर्व कैपिटल इससे उल्ट होता है, रिजर्व कैपिटल का आपके राइज कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कि आपने रिजर्व में रखा है, भी पब्लिक को इशू नहीं किया। तो रिजर्व कैपिटल रिजर्व लिखना है, रिजर्व कैपिटल नहीं लिखना। कैपिटल रिजर्व आपका होगा 30,000 के, आपने 4,60,000 देना था, आपने 4,30,000 दिया, आपको बचत हो रही है यहाँ पे 30,000 रुपए की, उसको क्रेडिट साइड पे लिखा। अगेन कैसे पता चलेगा कि आपकी गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है, मैं दोबारा एक चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा हो डेबिट साइड कम हो तो क्रेडिट साइड का टोटल जो है उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल होगा और गुडविल होगी। और अगर आपकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है उसमें से क्रेडिट साइड पे आपकी लाइबिलिटीज और मिस्टर राशिद का जो आपने परचेज कंसिडरेशन 4,30,000 वो माइनस किया, बाकी जो बच गया 30,000, क्रेडिट साइड छोटी है, इस साइड पे जो बैलेंस आ रहा है उसको आपके कैपिटल रिजर्व का नाम देंगे। अब शुरू में जब आप एंट्री करेंगे तो जब ऐसा लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ के लायबिलिटीज, और ये देखिएगा मैंने जब आपको ना ये किया तो मैंने पहले एसेट लिखे, एसेट्स के बाद लायबिलिटीज, और ये मिस्टर राशिद वाला आगे दरमियान में एक लाइन छोड़ी हुई थी। अब देखना ये है कि कौन सी साइड छोटी है। अगर ये जो मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो उसका टोटल करके डेबिट माइनस करके मैं क्या करूंगा, गुडविल पे लिख दूंगा डेबिट साइड पे। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो टोटल डेबिट का क्रेडिट वाली माइनस करके बाकी जो बचेगा वो मैं क्रेडिट साइड पे उसको कैपिटल रिजर्व लिखूंगा। तो मैंने ये देखा एंड पे जाके ये कैपिटल रिजर्व वाली अमाउंट आई है। तो आपका ये है अदर इंटेंट परचेज बिजनेस फ्रॉम राशिद। नेक्स्ट आपका जब इनको आप शेयर्स डिबेंचर्स इशू करने हैं आपने, तो एक दफा आपका परचेस कंसिडरेशन तय हो गया कि वो है आपकी 4,30,000, इनको जब इशू करेंगे तो 4,30,000 से मिस्टर राशिद अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 10% डिबेंचर अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे आपके ये तीनों केसेस आपके कंप्लीट हो गए, आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ये जो चैट बॉक्सेस में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट वन। X company limited purchased business of Naim Brothers for a purchase consideration of ₹7,70,000. The book value of assets were ₹7,82,000 and those of the liabilities ₹30,000. इसमें जो liabilities हैं वो कितनी है, 30,000 है,
और उनके जो एसेट्स हैं, एसेट्स की वैल्यू है जो है 4 लाख और 7,82,000। तो कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू द नेम ब्रदर्स पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी इफ डिबेंचर आर इशूड एट पार, डिबेंचर आर वर इशूड एट 10% डिस्काउंट, थर्ड आर डिबेंचर वर इशूड एट 10% प्रीमियम। आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट अगर आपने डिबेंचर पार वैल्यू पे इशू करें, सेकंड डिबेंचर आप 10% डिस्काउंट पे इशू करें उस सूरत में, और थर्ड डिबेंचर जब आप इशू करते हैं 10% प्रीमियम, तो उस सूरत में आपने एंट्री पास करनी है। जब आप डिबेंचर पार वैल्यू पे इशू करते हैं, मींस कि जितनी आपकी डिबेंचर की वैल्यू है उसी प्राइस पे आप डिबेंचर इशू करेंगे। जब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो लो प्राइस पे इशू करेंगे, जितनी आपकी एक्चुअल प्राइस होगी डिबेंचर की उससे कम प्राइस पे इशू करेंगे। और जब डिबेंचर आप प्रीमियम पे इशू करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी उससे ज्यादा प्राइस पे इशू करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सोल्यूशन में हम केस ए देखेंगे, एक्स लिमिटेड कंपनी, और हमने डिबेंचर इशू करने हैं कौन से, पार वैल्यू पे। केस ए, डिबेंचर आर इशूड एट पार। केस ए हमारा है जिसमें डिबेंचर हम इशू करेंगे पार वैल्यू पे, जितनी अमाउंट बनती होगी डिबेंचर की। तो यहाँ पे आपके पास शुरू में ये डिटेल लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट एसेट्स अकाउंट डेबिट, आपके एसेट जो आपने परचेज किए हैं, क्वेश्चन में आपके लिखे हुए कि आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो 7,82,000 है, 7,82,000। लायबिलिटीज अकाउंट 30,000, लायबिलिटी जो है वो है 30,000। नई ब्रदर्स वेंडर अकाउंट है वो 7,70,000। अब टोटल करेंगे 7,70,000 और 30,000। ये आपका क्रेडिट साइड पे आप देखिएगा टोटल आ रहा है 8 लाख, जबकि डेबिट साइड पे आपका टोटल है एसेट्स का वो कितने, 7,82,000। पता चला कि ये क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो, डेबिट साइड कम हो, तो डेबिट साइड पे जो बैलेंस लिखेंगे वो आपका क्या होगा, गुडविल। तो गुडविल की अमाउंट होगी आपकी कितनी, 18,000। 18,000 आपकी गुडविल हो जाएगी। आगे लिखेंगे हैदर लिमिटेड परचेज बिजनेस फ्रॉम राशिद, हैदर लिमिटेड ने जो बिजनेस परचेज कर लिया है राशिद से। नेक्स्ट आपका, जब इसको आप शेयर इशू करेंगे, क्योंकि आपने पार वैल्यू पे आपने शेयर इशू करने हैं कि आपका जो 100 रुपए का एक डिबेंचर है वो 100 का ही इशू करना है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर को तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जितनी आपकी वैल्यू बनती है उसी वैल्यू के साथ आप नई ब्रदर्स जो वेंडर है उसको आप डेबिट कर देंगे और 10% डिबेंचर जो है वो आप कर देंगे क्रेडिट। नई ब्रदर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 10% डिबेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 10% डिबेंचर इशूड टू राशिद, मिस्टर राशिद को आपने 10% डिबेंचर जो आपने इशू की है। एंट्री यहां पे आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट आपका है डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। जो आपका केस बी था उसमें आपने क्या करने, डिबेंचर जो आपने इशू करने हैं वो 10% डिस्काउंट पे इशू करने हैं। जब 10% डिस्काउंट पे आप डिबेंचर इशू करेंगे तो आपका जो डिबेंचर है वो अपनी असल वैल्यू से आपका कम वैल्यू पे आपका जो इशू होगा। तो 100 रुपए का जो डिबेंचर है वो 100 का इशू नहीं करेंगे, बल्कि उसमें 10% आप उसकी वैल्यू कम कर देंगे। तो पहले हम देखते हैं, फिर हमने डिबेंचर अगर थोड़ी प्राइस पे इशू करने तो नंबर ऑफ डिबेंचर हमें कितने इशू करने पड़ेंगे। इसके लिए फार्मूला जो होगा केस बी में, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, जो आपने नंबर ऑफ डिबेंचर आपने इशू करने हैं वो कितने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर के लिए फार्मूला होगा अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर, हर डिबेंचर की मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ डिबेंचर ऊपर आपने अमाउंट टू बी पेड कितनी है, 7,70,000 रुपया पे करना है। इस जो फर्स्ट आपकी एंट्री थी उसमें आपका 7,70,000 आपकी परचेज कंसिडरेशन है। अब उसके बदले आपने डिबेंचर इशू करने हैं, लेकिन डिबेंचर कितने का इशू करना है, 100 का नहीं करना। 100 वाला डिबेंचर जो है आपने 90 रुपए का इशू करना है, क्योंकि 100 रुपए का जो डिबेंचर है उसके ऊपर डिस्काउंट है 10%। 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 10 रुपीज जो आपका डिस्काउंट होगा वो उसमें से लेस करके अब मार्केट वैल्यू जो होगी डिबेंचर की या शेयर की वो आपकी कितनी होगी, 90 रुपए होगी। तो 90 रुपए का आपने इशू करना है। जब 90 रुपए का इशू करेंगे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 7,70,000 को 90 पे डिवाइड करेंगे 8,85,000 8,555.55। यहाँ पे यहाँ देखिएगा कि फ्रैक्शन है आपकी एक, जो डिबेंचर है वो आप फ्रैक्शन में इशू कर रहे हैं। 8,555 की तो पूरा डिबेंचर, हाफ डिबेंचर आप इशू नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ याद रखिएगा कि अगर डिबेंचर आपका फ्रैक्शन में आ रहा हो
फ्रैक्शन मीन्स कि एक तो पूरी वैल्यू अगर अशारिया में आ रहा हो तो अशारिया से जो पहले वाली अमाउंट होती है वो आप डिबेंचर इशू करेंगे, और रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी अशारिया के बाद जो रकम आपके पास आएगी वो आप क्या करेंगे, वो कैश में पेमेंट करेंगे आप। क्योंकि आधा डिबेंचर आप इशू नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि आपके 55 रुपए बाकी बनते हैं तो 55 रुपए के बदले आप क्या करें, एक आधा डिबेंचर ले लें या 55 रुपए वाला डिबेंचर ले लें, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू है तो आप कम नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, वो कैश में रकम पे करेंगे। सोल्यूशन भी आते हैं। केस बी, डिबेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट एक्स लिमिटेड कंपनी, ये ऊपर आपका दायरे का नाम, उसके बाद आपने जो इसका परफॉर्मा होता है, एसेट्स आपने परचेज के 7,82,000 और उसके बाद गुडविल जो है वो 18,000, आपकी जो लाइबिलिटीज हैं वो है आपकी 30,000 की। नईम ब्रदर्स जो वेंडर है उसको आपने 7,70,000 रुपया पे करने, दोनों का टोटल करें 7,70,000 30,000, ये टोटल हो जाएगा आपका 8 लाख। 8 लाख में से एसेट जो है 7,82,000 ये लेस करेंगे, लेस करने के बाद आपकी जो गुडविल की अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 18,000 आ जाएगी। 8 लाख में से 7,82,000 ये लेस किया, लेस करने के बाद गुडविल जो होगी वो 18,000 हो जाएगी। हैदर लिमिटेड परचेज बिजनेस फ्रॉम राशिद, राशिद से इसने बिजनेस परचेज की है। बच्चों आप सोल्यूशन देखिएगा, इसकी नेक्स्ट एंट्री जो है, आपने मिस्टर नईम ब्रदर्स वेंडर अकाउंट है जो जितनी अमाउंट से क्रेडिट किया पूरी अमाउंट से डेबिट करेंगे। आगे इसका डिस्काउंट एंड डिबेंचर क्रेडिट होगा, डिबेंचर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और कैश अकाउंट ये क्यों आएगी ये देखेंगे आप। पहले आपके नंबर ऑफ डिबेंचर हमने पीछे कैलकुलेट की है, 8,555 हमने डिबेंचर जो इशू करनी है। हर डिबेंचर जो 100 रुपए का होता था, मैंने कहा था कि डिबेंचर की वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू से लिखनी है। 8,555 है, उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,55,500 ये वैल्यू आ जाएगी। डिस्काउंट इसके ऊपर कितना है, वो 10% है तो 10 रुपए डिस्काउंट है। 10 रुपए जो आपका डिस्काउंट होगा, 8,555 इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपका 85,550। बड़ी साइड है, टोटल देखें आप, डेबिट साइड पे देखेंगे टोटल आपका बन रहा है 8,55,550, जब क्रेडिट साइड पे आपका टोटल है 8,55,500 है। क्रेडिट साइड आपके 50 रुपए कम है, तो क्रेडिट साइड पे वो जो फ्रैक्शन में डिबेंचर आपने इशू किया है ना, तो आपने 8,555 डिबेंचर इशू किए हैं, जो आधा डिबेंचर था वो आपने इशू नहीं किया। वो जो 55 रुपए फालतू थे, उसके 55 पैसे आपके या 0.55 फालतू था, उसका डिबेंचर अगर आपने इशू नहीं किया तो उसकी आप क्या करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे, ताकि आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आपने डिबेंचर इसको इशू किए हैं, और ये डिबेंचर आपने डिस्काउंट में इशू किए हैं 10%। क्लियर स्टूडेंट्स? और लास्ट केस, केस सी, जिसमें आप प्रीमियम पे डिबेंचर आप इशू करेंगे, और प्रीमियम की सूरत में मैंने आपको कहा था कि ज्यादा प्राइस पे आप इशू करते हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर कितने होंगे, केस सी के लिए इसमें आप लिखा हुआ नंबर ऑफ डिबेंचर, अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर। अमाउंट टू बी पेड है 7,70,000, मार्केट वैल्यू कितनी है डिबेंचर की। अब क्योंकि वो प्रीमियम पे है तो आप ज्यादा प्राइस पे आप इशू करेंगे डिबेंचर, जितनी डिबेंचर की असल वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस पे आप डिबेंचर इशू करेंगे। 100 रुपए वाला डिबेंचर है, 100 की बजाय आप 110 रुपए का इशू करेंगे। तो जब 110 का इशू करेंगे, 77,000 आपने पे करना है। आपका एक डिबेंचर जो है वो 110 रुपए का है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 7,000 शेयर्स आ जाएंगे। आते हैं जी सोल्यूशन में। केसी डिबेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम, और आपका एक्स लिमिटेड कंपनी है, डेट डिटेल लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट है आपके पास एसेट्स 7,82,000 एसेट्स हैं। आपके पास जो लाइबिलिटीज है वो है 30,000, और नईम ब्रदर्स जो है वो 7,70,000 उसको पे करना है। तो ये इसकी गुडविल जो है 18,000 की है। ये वही एंट्री है जो हमने थोड़ी देर पहले की, सेम वही एंट्री है हमने, और उसी तरीके से इसका जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को टोटल किया। लाइबिलिटीज वाली साइड जो है और उसके वेंडर वाली को जो पे करने वो 8 लाख बनता है, 7,82,000 लेस करके रिमेनिंग आपका गुडविल आ गया। सेम वही तरीका कार है, इसलिए मैंने ज्यादा इसको डिटेल से नहीं बताया। आगे चलते हैं जी, इसको जब आपने पेमेंट करनी, पेमेंट आपने करनी है 7,70,000। तो नई ब्रदर्स को जितनी अमाउंट से आपने क्रेडिट किया उतनी ही अमाउंट से आपने इसको डेबिट कर दिया। 10% डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर अभी हमने कैलकुलेट किए कितने थे, 7,000। अभी हमने प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ डिबेंचर आपके पास 7,000। 7,000 डिबेंचर इशू किए, एक डिबेंचर की कीमत जो है वो 100 रुपया, तो कितना होगा, 7 लाख आ जाएगा।
7 लाख के आपकी जो डिबेंचर की वैल्यू आएगी और प्रीमियम कितना होगा, 7,000 डिबेंचर है, हर डिबेंचर के ऊपर अगर 100 रुपए 10 रुपए प्रीमियम है तो 70,000 रुपया आपका प्रीमियम ऑन डिबेंचर होगा। तो आपने ये जो डिबेंचर आपने इशू किए हैं, नहीं ब्रदर, 7,70,000 से डेबिट, 10% डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा 7 लाख से, और प्रीमियम ऑन डिबेंचर जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा 70,000 से। 10% डिबेंचर आपने इशू किए हैं, 10% डिबेंचर इशू टू मिस्टर राशिद। मिस्टर राशिद को आपने 10% डिबेंचर जो इशू कर दी है। क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चों यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ ही आपका क्या हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, साथ ही आपका सिलेबस जो जितना हमने पढ़ना था वो भी आपका कंप्लीट हो गया।